मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और डीपीपी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। सो बच्चा पार्टी, हमने स्टार्ट कर चुके हैं काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। वहां पे अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी ली, कुछ चीजें हमने करी, कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने करे ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के इस लेक्चर में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ एक आधे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपके दिमाग को थोड़ा सा चलाने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है क्या कि मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो जेईई में आया हुआ है, वो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, है ना। मान लीजिए कि इस तरीके से ये एक स्ट्रेट पाथ है और इस तरीके का एक ये इस तरीके का पाथ है, समझ रहे हो। अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने यहां पर कोई रिंग यहां पे डाल दी, ठीक है, और ये रिंग नंबर मानो मैंने रिंग ए दी है साथ इसका नाम, ठीक है, और दूसरी एक रिंग है मेरे पास में, रेड कलर की रिंग है, यहां पर ये रिंग हो गई, ठीक है ना। अब मान लो मैंने इसको इधर एक वेलोसिटी दी और वो वेलोसिटी जो है वो है फॉर एग्जांपल v। कितनी है? v है, ठीक है, और इसको एक वेलोसिटी दी गई इधर, मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v डैश है। बट आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, दोनों वेलोसिटीज का, इसका और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इक्वल है। आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ v डैश इज इक्वल टू v, ठीक है ना। मतलब इस v डैश का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर है? v के बराबर है इनिशियली। बात समझना, आपने इस a को इधर फेंका v स्पीड से और इसको आपने फेंका इधर v डैश स्पीड से, पर इनिशियली बात चल रही है, इनिशियली जब ऐसा करा गया है, एक ही टाइम पर ये करा गया है, इनिशियली क्या हो रहा है? बी जो रिंग है, इस बी रिंग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस बी रिंग का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो जो ए रिंग है, इसकी स्पीड v के बराबर है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन कि भाई किसको टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब यहां से ये जो पॉइंट है मान लीजिए हम मान लेते हैं P, ये पॉइंट हम मान लेते हैं Q और ये पॉइंट हम मान लेते हैं R। तो P से लेकर Q तक, क्योंकि ये रिंग भी P से लेकर Q तक आएगी और ये रिंग भी ऐसे करके P से लेकर Q तक आएगी, है ना। तो मेरा सवाल है कि ये पहले पहुंचेगी या ये पहले पहुंचेगी, मतलब TA ग्रेटर देन TB, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया मैंने TA लेस देन TB, और तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया TA बराबर TB। स्क्रीन को आप पॉज करेंगे बच्चा पार्टी और आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई क्या लग रहा है आपको, है ना, आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर पहले सवाल तो मैं ये आपसे ये पूछूं कि भाई इनिशियली अगर इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन VH मान रहे हैं, और चूंकि इस समय इनिशियली VH बराबर क्या है? V है। इनिशियली VH बराबर क्या है? V है ना। तो मुझे ये बताओ, जब पॉइंट यहां से लेकर हम यहां तक की बात करें या यहां से लेकर यहां तक की बात करें, यहां से लेकर यहां तक की बात करें, क्या लग रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा या नहीं होगा? पहला सवाल तो यही है कि इस रिंग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसकी बात करें तो भाई इसको तो हमने कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, तो अगर इसकी बात करें, अगर हम ए के लिए बात करें तो ए का टाइम बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बोला हाँ सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, ये तो ये मान लीजिए अगर हमने एल मान लिया तो भाई ये तो क्या हो जाएगा? एल अपॉन स्पीड कितनी है इसकी? v। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इस वाले की बात आती है, बी वाले की बात आती है, तो भाई अगर बी वाले की बात अगर आ रही है, समझ रहे हो, तो यहां पे आर पॉइंट है, यहां पे ये ऐसा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पी पॉइंट से लेकर आर पॉइंट तक अगर बात करें, पी पॉइंट से लेकर अगर आर पॉइंट तक की बात करें, तो इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का पी से लेकर आर तक बढ़ेगा या घटेगा? पहला सवाल तो मेरा ये है,
ठीक है। फिर दूसरा सवाल ये है कि R से लेकर Q तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तब हम यहां पहुंचेंगे। अच्छा, तो अगर हम P से लेकर R तक की बात करें, इनिशियली जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो VH बराबर V है। तो पहला सवाल तो ये होगा कि क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा या नहीं होगा। तो आंसर ये है कि हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज क्यों होगा, अगर उस पर थोड़ा ध्यान दे, हालांकि चीज आपको नहीं पता, पर थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स में घुसा रहा हूं, ठीक है ना। अगर ध्यान से अगर इस पॉइंट पे अगर बात करते हो तो इस रिंग के ऊपर इधर एक क्या काम करेगा, नॉर्मल फोर्स काम करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहां पर क्या काम करेगा, इधर mg काम करेगा। बात समझ रहे हो। तो इस नॉर्मल का इधर क्या आएगा, इस नॉर्मल का इधर क्या आएगा भाई, इस नॉर्मल का इधर एक क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। और नॉर्मल का अगर इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है, तो इसका मतलब 100% हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो फोर्स होगा, मतलब इधर नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहां पे भी कंपोनेंट होगा। तो जब फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स्ट्रा लग रहा है, इसका मतलब जहां पे भी क्या होता है, फोर्स आ जाता है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और जहां पर भी एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। बात समझ रहे हो, जहां वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, और इस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नॉर्मल फोर्स का, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है, तो एक फोर्स तो वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन देगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। क्लियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चूंकि अगर ध्यान से देखें तो इनिशियली अगर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वो इधर है, बोला हाँ सर, और फोर्स की डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसका डायरेक्शन भी इधर ही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो भी इधर ही होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होगा वो इधर ही होगा। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही है, ये बातें मैं और करूंगा, आप आगे आपके सामने से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, पर एक जर्नल केस की बात कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी भी इधर है बेटे और एक्सेलरेशन भी इधर है, इसका मतलब 100% जो होती है स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर मान लीजिए वेलोसिटी इधर हुई और एक्सेलरेशन डायरेक्शन अगर इधर हुई, तो इसका मतलब स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, समझ में आ रही कहानी, बोलो ओके सर। तो भाई अगर नॉर्मल फोर्स इधर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर, फोर्स का तो एक्सेलरेशन इधर, और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है ही, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो ज्यादा होगा, किससे, इस v से। भाई इनिशियली कितना था, v था, और इस ये जो अपना a वाली रिंग, इसका भी वेलोसिटी कितनी है, v, इसके तो हमेशा कांस्टेंट v रहेगी, यहां पे भी v रहेगी, यहां पे भी v रहेगी, यहां पे भी v रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए टाइम हमने ये लिखा है l/v। बट यहां बात करें तो इनिशियली यहां v है, पर जैसे से आगे बढ़ेगा नॉर्मल फोर्स आने लग जाएगा इधर, और ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, बढ़ाने लग जाएगा। तो यहां से लेकर जब यहां तक आएगा, यहां से लेकर जब यहां तक आएगा, P से लेकर जब R तक आएगी बात, तो P से लेकर अगर R तक की बात कर रहे हो, तो P से लेकर R तक क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस रिंग का, कौन सी रिंग का, इस B रिंग का, इस B रिंग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो बढ़ेगा लगातार, और V से क्या होगा, ज्यादा होगा। V से क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है सर। और यहां पे 100% जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहां पे वो v से क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक बात करें, r से लेकर q तक बात करें, r से q तक, तो भाई यहां पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में आएगा, पर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो इधर होगा। तो अब यहां पर अगर नॉर्मल इधर है, अगर इधर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इधर होगा, तो एक्सेलरेशन भी अगर इधर होगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब यहां पर अब क्या होगा, R से अगर Q तक की बात करें, अगर कहां से कहां तक की बात करें सर, R से Q तक की बात करोगे, R से Q तक की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, घटेगा। इधर यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात अलग है कि यहां से यहां तक आने पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ रहा है, यहां से यहां तक जाने पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट घट रहा है, पर अभी भी R से Q तक की बात कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट घट रहा है, पर अभी भी क्या है,
अभी भी क्या है, v से ज्यादा है। तो इस केस में बात कर रहे हो तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v से ज्यादा है, इस केस में बात कर रहे हो तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v से ज्यादा है। पर ये बात अलग है कि यहां पर इनिशियली v था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां से यहां तक क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। अब मैक्सिमम हो गया, अब यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, पर अभी भी v से क्या है, ज्यादा है। अभी भी क्या है, v से क्या ज्यादा है, क्योंकि बढ़ा हुआ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, समझ रहे हो। पर यहां से लेकर यहां तक अभी भी क्या है, v ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो p से लेकर q तक, p से लेकर q तक जब रिंग यहां से यहां तक आएगी तो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वो इस v से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, v से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो वेलोसिटी ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है इस बी रिंग की, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इस बी रिंग की, है ना, जब ये यहां से लेकर यहां तक आता है तो ज्यादा रहेगी, किससे, v से रहेगी। मतलब स्पीड फास्ट है, हॉरिजॉन्टल स्पीड फास्ट है। स्पीड फास्ट है इसका मतलब टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बी वाली रिंग को टाइम कम लगेगा, बी वाली रिंग को टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब ये फास्ट आएगी, ये वाली रिंग यहां पे जल्दी आ जाएगी, और ये वाली रिंग को आने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसका मतलब ये लेट आएगी, तो ये फास्ट आएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। बात समझ आई। तो जब इस तरह का कर्व बन रहा है और इस तरीके से रिंग इधर और ये रिंग इधर ये जा रही है, इसका मतलब ये समझ जाना बेटा, इसका मतलब ये समझ जाना बच्चे, क्या समझ जाना है कि ये वाली थोड़ी क्या आएगी, फास्ट आएगी। फास्ट क्यों आ रही है, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट लगेगा, नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल का इधर हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होगा जो कि इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ाएगा, v से ज्यादा कर देगा। और यहां से यहां तक भी जाओगे तो भी v से ज्यादा रहेगी स्पीड, और स्पीड ज्यादा है इसका मतलब ये क्या आएगा, फास्ट आएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्योंकि यहां पर अगर जब v लिखोगे तो ये v क्या जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो v से ज्यादा होगा, तो अपने आप ही टाइम कम हो जाएगा, इसलिए फास्ट आएगी। समझ में आई बात नहीं, ओके। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक और सवाल बना दूं आपके लिए तुरंत ही, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई कुछ इस तरह का पाथ है, ये आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, है ना, ऐसे एक पाथ है, बोले कि ठीक है सर, और दूसरा रास्ता आप बना भी सकते हो, है ना, आप बना भी सकते हो घर पे अपने इस तरीके से। अब मान लो मैंने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसमें बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम कुछ लगभग, और थोड़ा सा यहां पे मैंने गड्ढा बना दिया कुछ इस तरीके से, और ये यहां से यहां तक ऐसा, ध्यान समझना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली यहां पे गड्ढा ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां पर एक ब्लॉक रखा अपन ने ए, यहां पर एक ब्लॉक रखा मान लीजिए बी, ठीक है ना, और सेम है, यहां से लेकर यहां तक सब कुछ सेम है, ये सब सेम है, समझ रहे हो। तो मेरा वापस वही सवाल है, क्या लगता है आपको कौन फास्ट आएगा, कौन सा ब्लॉक फास्ट आएगा, कौन सा ब्लॉक फास्ट आएगा या बराबर आएंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको। भाई सीधी सी बात है सर, अगर यहां पे खड्डा नहीं होता तो भाई ये ऐसे पाथ फॉलो करता, ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, और यहां पे खड्डा नहीं होता तो ये ऐसे 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 फॉलो करता, तो टाइम बराबर लगता। पर जैसे सर खड्डा आया तो इस वाले ब्लॉक को इस खड्डे के अंदर चलना पड़ेगा, और जैसे ही खड्डे में चलेगा, जैसे ही इस कर्व जैसे पाथ में चलेगा, वैसे ही एक बार स्पीड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, फिर क्या होगी, घटेगी। पर पूरी जर्नी के दौरान अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होती है वो इस v से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए यहां से यहां तक आने का जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब यहां से यहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट जब आएगा तो वो थोड़ा फास्ट आएगा। तो यही कहानी है भाई, यहां से लेकर यहां तक के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम, यहां से लेकर यहां तक का टाइम बराबर, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक का टाइम, यहां से लेकर यहां तक का टाइम बराबर, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही खड्डा आया, खड्डे आते ही क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये ब्लॉक बी क्या आएगा, फास्ट पहुंचेगा, ये ब्लॉक बी पहले हिट करेगा, ये ब्लॉक बी पहले हिट करेगा, और ब्लॉक ए बाद में आएगा। तो मतलब टाइम ज्यादा किसको लगेगा, ए वाले ब्लॉक को ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इस तरीके से फिजिक्स को आप देख सकते हो। बोलो ओके बढ़िया सर, कोई टेंशन नहीं है। पर अपन मेन चीज पे चलते, मेन चीज हमको पढ़नी है अपन को। भाई हमको आज क्या पढ़ना, हमको आज पढ़ना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आज हमको क्या पढ़ना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे हमको काम करना है। तो भैया आ जाइए, समझते हैं इसको ना, ध्यान दो बेटा। हालांकि मैंने आपको तो रेट ऑफ चेंज पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज मैंने क्या बताया था आपको, रेट ऑफ चेंज। फिर मैंने बोला था कि रेट ऑफ जो चेंज होता है ना बच्चों, वो दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना,
मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया हुआ मैंने ग्राफ थ्योरी में आपको। एक होता है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दूसरा क्या होता है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें, मान लो y और x में रिलेशन है और x में चेंज करने पर y बदल रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x से। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे लिखा जाता है, dy बाई dx से लिखा जाता है। आई होप आपको ये सब बातें याद होंगी, ठीक है ना। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो, है ना, किसकी बात कर रहे हो, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो आप, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो, तो भाई एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो ऊपर और जो टाइम लगा टोटल वो नीचे। अच्छा, अगर मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी में ऊपर क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी में ऊपर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टोटल क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बस समझ रहे हो मेरी बात को। तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना आपको, जैसे मान लो आपको एवरेज वेलोसिटी लिखना, आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिखना है आपको, समझ रहे हो। मान लीजिए आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो ये हो जाता है चेंज इन पोजीशन। क्या हो जाता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, है ना, अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो उसको ऐसे लिखेंगे अपन, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, या T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो x में हो जाएगा, ऐसे ही y में डेल्टा y आ जाएगा, z में डेल्टा z आ जाएगा। और अगर जर्नल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो जर्नल फॉर्म में ऐसे लिख दोगे, डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। समझ रहे हो बात को। चलिए एक बार पहले 1D का देखते हैं, पहले 1D का समझते हैं। पहले अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप क्या ध्यान रखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, आप ऊपर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। ऊपर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। और अगर एवरेज स्पीड की बात करो तो ऊपर क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। बात समझ रहे हो। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो तो यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा है, तो उसका मतलब ये डेल्टा एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हो, मान लो मैंने इसको डेल्टा एक्स से लिख दिया, समझो, तो यहां पर ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर होती है ना, समझ रहे हो बात को, तो ऐसा रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके सर, चलिए कुछ बातें अपन करते हैं पहले, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि कुछ चीजें आपको और अच्छे समझ में आए। मैंने यहां पर क्या करा है, कुछ आपके सामने ऑप्शंस लिखे ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा दौड़े, आपका दिमाग थोड़ा सा दौड़े। जैसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पे, हम ये चेक करें कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा सही है। जितना हमने 9th-10th में पढ़ा है, हो सकता है कुछ मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में हो, है ना, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में आपने पढ़ा है। भाई आपने इतना पढ़ा, आपने 9th-10th में जो पढ़ा होगा वो ये जरूर पढ़ा होगा कि भाई एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एवरेज स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, सॉरी, एवरेज स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, एक मिनट, तो एवरेज स्पीड भी हमारी कौन सी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। बोलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बोलो बहुत बढ़िया साहब, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो इतना पढ़ा है आपने। बोलो हाँ सर पढ़ा है। अब कुछ बातें हम आपके साथ करेंगे जिससे आपका जो नॉलेज है थोड़ा सा और एनहेंस हो, थोड़ा सा और अच्छी चीजें आपको समझ में आए, ठीक है, ताकि हमारी वार्तालाप जब चले तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगे। आइए, पहला ऑप्शन
क्या लिखा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लगता है आपको ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? एक काम करिए, मैं साइड में हट जाता हूं, आप वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके सबके सामने करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट लिखना, फिर देखना कि मैं क्या बता रहा हूं। फिर आपके कंफ्यूजन आएगा अगर मैं कुछ गलत बताऊंगा या सही बताऊंगा, तो तब अपन इंटरेक्ट कर पाएंगे, समझ रहे हो? तो पहला ऑप्शन क्या समझना, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। भाई ये ऑप्शन जो है ना आपका 100% क्या है, करेक्ट है। अब सोचो क्यों करेक्ट है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और भाई डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस कभी कम नहीं होती। अगर आप चल रहे हो, अगर आप मूव कर रहे हो, अगर आप मोशन में हो, तो डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती। पर अगर आप मोशन में हो तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कम कब होता है, जब आप इनिशियल पॉइंट की तरफ आने लग जाओगे। इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ेगी टाइम के साथ में, अगर आप मोशन में हो तो। पर अगर आप इनिशियल पॉइंट की तरफ आने लग गए घूम फिर के, तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। फाइनल पॉइंट दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पर घूम फिर के फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के पास आने लग गया, तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आप जहां से चले थे आप उस पॉइंट की तरफ आ रहे हो। ये समझो पहले, फील समझो पहले। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का सेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का सेंस ये कहता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, समझो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, आप ऐसे चले और मुड़ के वापस अगर आप इनिशियल पॉइंट की तरफ आने लग जाओ रहे हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है, अगर इनिशियल पॉइंट पर ही आप आगे जहां चले वहीं पर अगर आप आ गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो बिना टर्न बैक करे हुए। तो सिचुएशन में हमारा फाइनल पॉइंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से दूर जाता जा रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए भाई डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब एवरेज स्पीड भी हमेशा बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। भाई साहब ये भी 100% करेक्ट है। पूछो क्यों करेक्ट है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है आपका, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो भी आपका क्या है भाई, करेक्ट है। समझ में आ रही बातें, बोलो ओके सर। थर्ड वाला पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डज नॉट इंप्लाई एवरेज स्पीड। ये भी करेक्ट है, पर ये लाइन कई बच्चों को समझ में नहीं आई। ये मुझे पता है ना। क्या लिखा हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी डज नॉट इंप्लाई एवरेज स्पीड। देखो हमेशा ये बात सत्य नहीं है। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो जरूरी नहीं आपको एवरेज स्पीड दे। जैसे समझाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल यहां से चला, समझना, ठीक है, और ये पार्टिकल घूम फिर के वापस यहीं आ गया, ठीक है। तो यहां पर अपन अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, और मान लो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, t टाइम लगा होगा, और जो रेडियस होगी इस पाथ की वो r होगी। भाई एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, कहता फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन सर टाइम कहता। बोला हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब यहां से यहां वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। टाइम कितना लगा, t, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, किसकी बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें अगर हम, तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस
अपॉन टाइम होता है। बोला हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस कितनी कवर हुई, डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 2πr कवर हुई, और टाइम कितना लगा, t लगा। तो आप खुद देखो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है, तो क्या यहां पर एवरेज स्पीड 0 आ रही है कि नहीं, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एवरेज स्पीड दे, ये जरूरी नहीं है। वो तभी संभव है जब आप एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हो, स्ट्रेट पाथ में चल रहे हो और वो भी टर्न बैक नहीं कर रहे। मान लो यहां चले और यहां पे आके रुक गए, आपने टर्निंग बैक नहीं, मतलब आपने उल्टा वापस नहीं आए इस स्ट्रेट पाथ में। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और भाई डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोबारा से बात को समझना बेटा, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो भाई, स्ट्रेट लाइन में मुड़ नहीं रहे, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, बराबर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होंगी, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट यहां पे डिस्टेंस, अब दोनों ही बराबर। तो अब कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर है। पर यह हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह तभी संभव है जब एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो और बिना मुड़े चल रहा हो, तब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होगा। पर यह हमेशा संभव ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए लाइन लिखी हुई थी। ओके सर, ओके सर, तो ये करेक्ट है भाई। आगे पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी या तो बराबर होगा एवरेज स्पीड के या कम होगा, ये भी भाई करेक्ट है, ये भी सत्य है बात, इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, ये जैसे जिस तरीके से डिस्टेंस जो होता है वो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। यस और नो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो और मुड़ नहीं रहा हो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। पर अगर मुड़ गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बड़ा हो सकता डिस्टेंस से। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे बड़ी हो जाएगी, एवरेज स्पीड से। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे बड़ा हो जाएगा एवरेज स्पीड से। इसलिए कहा जाता है कि एवरेज स्पीड या तो बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, या फिर बड़ी होगी, या तो बराबर है बड़ी होगी। पर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी बड़ा नहीं हो सकता एवरेज स्पीड से, या तो बराबर होगा। बराबर तो उस केस में होगा जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो बिना मुड़े, और अगर टर्न बैक ले रहे हो तो फिर छोटा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इस वजह से ये कहानी हुई है, समझ रहे हो कहानी। तो भाई ये वाली बात भी क्या है, सत्य है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो बराबर होगा एवरेज स्पीड के या छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात पढ़ो, ये भी करेक्ट है भाई। इफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन में है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मतलब सीधा चल रहा, सीधा चलता जा रहा है बच्चा, बहुत सूधा बच्चा, मुड़ के नहीं आ रहा, पीछे नहीं, बस होता है ना बात, सीधा चल जाना, पीछे मुड़ के देखा तो चुड़ैल पीछे लग जाएगी, समझ रहे हो। तो वैसी कहानी, बंदे के पीछे कुत्ता पड़ा हुआ तो वो सीधा भगता रहेगा, वो पीछे मुड़ के नहीं आएगा, नहीं तो चुड़ैल पीछे पड़ जाती है। और वैसी कहानी अगर है तो द मोशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन, मेन पॉइंट ये, अगर ऐसा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बराबर होंगे। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड बराबर होंगे। ये बात आपको समझानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है साहब, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात हमको जो है समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला सवाल क्या लिखा पड़ा, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या लिखा पड़ा है, इफ गोलू ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड हिज एवरेज स्पीड।
मतलब कोई रास्ता था, उस रास्ते की लंबाई फॉर एग्जांपल मान लो s थी, और क्या बोल रहा है, आधी डिस्टेंस s/2 डिस्टेंस कितनी स्पीड से, v1 से कवर करी गई, और बाकी की आधी डिस्टेंस s/2 v2 से कवर करी गई। तो भाई बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, ऊपर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ अपॉन टोटल टाइम जो लगा। बोला हाँ सर। डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे एक डिस्टेंस ही है, एक डिस्टेंस ही, मतलब मास्टर फॉर्मूला तो यही होगा s1 प्लस s2, और यहां से यहां तक मान लो टाइम लगा होगा t1, और यहां से यहां तक लगा होगा मान लो टाइम t2, समझ रहे हो, तो t1 प्लस t2। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कंफ्यूज मत हो ना, ये टाइम इंटरवल पूरा मिला के है t1 t2, t1 प्लस t2 इज टोटल टाइम इंटरवल। मैं बोल रहा हूं जब यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम t1 है और यहां से लेकर यहां तक का टोटल टाइम t2 है, तो टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2 लगा। कभी फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओ, सर पहले तो आपने लिखा था SF माइनस S इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना, उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा आपको। भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से तक डिस्टेंस का S1, यहां से डिस्टेंस कितनी है S2, मान लो यहां से तक का टाइम कितना लगा होगा T1, और यहां से तक का टाइम कितना लगा होगा T2 लगा होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां से टोटल टाइम कितना T1 और यहां से तक टोटल टाइम कितना T2, तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। वो टाइम इंटरवल का मीनिंग क्या कि मान लो बोला होगा कि भाई यहां से जर्नी स्टार्ट करी, यहां से चला होगा, यहां पे टाइम 3 सेकंड हो रहे थे और यहां पे जब पहुंचा तो टाइम 7 सेकंड हमने घड़ी में गिने, तब टाइम इंटरवल हम निकालते हैं कि भाई यहां से यहां तक का जो है स्टार्ट में जहां पे भी करा होगा, यहां से यहां तक 7 सेकंड लगे, यहां से यहां तक 3 सेकंड लगे, तो यहां का टाइम इंटरवल, यहां का टाइम इंटरवल, वो चीज अलग होती है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, वो आप पहचान जाओगे पढ़ोगे तब, पर ध्यान रखो टोटल टाइम जो लगा होता है वो नीचे रखते हैं, ठीक है साहब। तो भाई एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो S1 भी s/2 और वो भी है S2 भी s/2 है, वही बोल रहा ना, आधी डिस्टेंस v1 से, आधी डिस्टेंस v2 से, टोटल टाइम t1 प्लस t2। और भाई ये तो मत बोलना कि टाइम का फॉर्मूला नहीं पता, टाइम का फॉर्मूला पढ़ के आए हो 10वीं क्लास में, बोला हाँ सर s/2 s हो गया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से यहां तक टाइम t1 लगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई है s/2, स्पीड कितनी है v1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है s/2, डिस्टेंस कितनी है s/2 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है v2, समझ रहे बात को, बोला हाँ सर। तो यहां से v एवरेज की बात अगर करें तो यहां से s हो गया, यहां से आपका s/2 कॉमन आ गया, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, 1/v1 प्लस 1/v2 हो गया साहब, बोलो ओके सर। s से s कट गया, बोला हाँ सर कट गया। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बोला हाँ सर 2 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, v1 v2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 प्लस v1 आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखें तो क्या बना, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ही आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो भाई कैसे समझना है कि अगर दो इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से चली गई हैं, अगर दो इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से चली गई हैं, तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर बात करें मास्टर फॉर्मूले की, एवरेज स्पीड के मास्टर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 प्लस SN, टोटल डिस्टेंस। और इस S1 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम T1 लगा हो, इस S2 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम T2 लगा हो, इस S3 डिस्टेंस को टाइम कवर करने में T3 लगा हो, और SN डिस्टेंस को कवर करने में टाइम Tn लगा हो, तो ये मास्टर फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन जो टोटल टाइम लगा वो। और इस मास्टर फॉर्मूले का यूज करके ही हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये निकाला है। तो ये पैटर्न दिमाग में बिठाओ,
कि अगर दो इक्वल डिस्टेंसेज अलग अलग स्पीड से कवर करी जा रही, दो सेम डिस्टेंसेज अलग अलग स्पीड से कवर करी जा रही, दो सेम डिस्टेंसेज अलग अलग स्पीड से कवर करी जा रही, तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब सर प्रैक्टिस करा दो। अरे मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, टोटल डिस्टेंस मैंने कहा कि ये गोलू का क्या है, घर है, होम स्वीट होम, और ये गोलू की क्या है, स्कूल है। बोलो ओके सर, ठीक है, ओके। तो भाई गोलू भैया जो है ना यहां से निकले, गोलू भैया यहां से निकले, कहां से निकले, घर से निकले, और लेट हो रहे थे सीधा बच्चा अपना, तो सीधा गया घर से, कहां गया, स्कूल गया। कितनी की स्पीड से गया, साइकिल अपनी भगाई, कितनी की स्पीड से भगाई, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाई। बोलो ओके साहब। फिर देखा जाके यार स्कूल तो बंद है, बारिश आ गई स्कूल में, स्कूल की क्लासों में पानी भर गया, तो भाई तुरंत ही टाइम खराब ही नहीं करा, अब आ रहा, अब मस्ती से आ रहा, और धीरे धीरे चला के आ रहा, और भाई कितनी स्पीड से आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। समझ रहे हो बात को? यहां से चला 30 किलोमीटर पर आवर से, और फिर वापस लौटा 10 किलोमीटर पर आवर से। समझ रहे हो? तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, इसकी मुझे एवरेज स्पीड बताओ, और मुझे इसकी एवरेज जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बताओ। दो सवाल मैंने आपसे यहां पूछे। अगर कोई मुझसे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं तुरंत 0 बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से चला और यहीं पे वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। इसलिए आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 0। पर क्या एवरेज स्पीड 0 की? नहीं, नो, डिस्टेंस कवर हो रहा, यहां से यहां तक और यहां से डिस्टेंस कवर हो रहा, डिस्टेंस 0 नहीं है, और टाइम लगा है। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 0 नहीं है, टाइम 0 नहीं है, तो कैसे 0 हो जाएगा भाई? टाइम 0 होगा तो वैसे तो अनंत ही हो जाएगा। तो भैया अगर ध्यान से पैटर्न को देखा जाए तो वही पैटर्न है, सेम डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट वेलोसिटी या डिफरेंट स्पीड। सेम डिस्टेंस, भाई यहां से यहां तक के डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस सेम है ना, तो सेम डिस्टेंस, जब सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर की जाए, जब सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से कवर करी जाए, तो भाई एवरेज स्पीड 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती है बच्चों। बोला हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। तो क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? बोलो ओके, 2v1 30 है, v2 कितना है? 10 है, और 30 प्लस 10। बोलो ओके सर। ध्यान से कर देखो तो 2 इंटू 30 इंटू 10, और ये कितना हो गया? 40 हो गया। 0 से एक 0 कट गया, और यहां से देखें तो ये 2 हो गया, और ये देखें तो 15 हो गया, तो 15 किलोमीटर पर आवर आ रहा आंसर। तो एवरेज स्पीड ये आ रही है, एवरेज स्पीड ये आ रही है। बात समझ में आ गई? तो जब दो इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, आया कहां से है? मास्टर फॉर्मूले से आया है। आया कहां से है? मास्टर फॉर्मूले से आया। मास्टर फॉर्मूला क्या था? मास्टर फॉर्मूला ये है, ये मास्टर फॉर्मूला है। इसी मास्टर फॉर्मूले का यूज करके हमने वो बनाया। अच्छा, बोले बहुत बढ़िया बात साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और सवाल देख लो, क्या लिखा पड़ा यहां पे? देखो, पढ़ो। यहां पे लिखा है गोलू ट्रेवल्स हाफ टाइम एट स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ टाइम विद स्पीड v2, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बंदे को यहां से मान लो यहां पहुंचना होगा। बोलो ओके साहब, स्ट्रेट लाइन की बात चल रही सारी है। यहां से बंदे को यहां पहुंचना होगा, ठीक है, और टोटल टाइम फॉर एग्जांपल t लगता होगा। पर टोटल टाइम में t लगता है, भाई कहा गया इसको कि भाई 1 घंटे में आ जाना, 1 घंटे में आ जाना। बापू ने फोन किया गोलू को, बेटे अगर तू 1 घंटे में नहीं आया, क्योंकि 1 घंटा लगता है वहां से बात करना, 1 घंटे में नहीं आया तो तेरी खाल धेड़ दूंगा मैं। अब लड़के का कंसेंट होगा कि भाई 1 घंटे में जाना भाई घर पे,
मजे कितने भी कर ले तू, पर घर पे 10 बजे से पहले पहुंच जाइयो। अब बेटा 9 बजे बैठा कहीं पे बंदा, समझ रहे हो, और उनको पापा ने बोला बेटा 10 बजे से पहले आ जाइए, नहीं तो तेरी खाट खड़ी हो जाएगी। और 9 बज गए, अब उसको पता है 1 घंटे में पहुंचेंगे, 1 घंटे में नहीं पहुंचे तो भैया बापू तो मारेगा। तो सवाल यह था कि गोलू भाई साहब जो है ना, आधे टाइम तक कितनी स्पीड से चले, V1 से चले, और बाकी के आधे टाइम तक भाई साहब V2 से चले। पूछा क्या जा रहा है, एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। तो हमें जो बनाना है वो ये बनाना है कि जब हाफ टाइम तक अलग स्पीड से और दूसरे हाफ टाइम तक अलग स्पीड चल रहे हो, तो बताओ, मतलब सेम टाइम इंटरवल में दो अलग अलग टाइम इंटरवल हैं, 2 अलग अलग टाइम है और सेम है अगर वो 2 अलग अलग टाइम इंटरवल जो सेम है उनको अलग अलग स्पीड से अगर आप कवर कर रहे हो, तब सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मास्टर फॉर्मूला क्या है, मास्टर फॉर्मूला तो यही हो जाएगा भाई, 2 चीजें, 2 डिस्टेंस, S1 + S2 अपॉन T1 + T2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ बट ठीक है साहब, भाई डिस्टेंस बराबर क्या होती है भाई, हमारे पास यहां पे जो गिवन डेटा है वो टाइम और स्पीड है ना, टाइम और स्पीड के साथ खेल सकते हैं अपन। तो भाई S1 क्या हो जाएगा, S1 मतलब ये दूरी S1 हो जाएगी। तो S1 दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल, मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी V1, टाइम कितना T/2, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, S2 हो जाएगी। तो S2 दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, टाइम कितना लगा T/2, बोले टाइम इंटरवल तो सेम है दोनों के, और स्पीड V2। बोला हाँ साहब, तो रख दो। तो V1 T/2 प्लस V2 T/2, और नीचे T1 + T2 मतलब T/2 प्लस T/2, यही तो कर रहे हैं। बोला हाँ सर, तो भाई क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, नीचे टोटल T हो गया। बोला ओके, T कॉमन ले लो, बोलो ओके, तो V1 प्लस V2/2 हो गया ये, और T से T कट गया। बोला हाँ। तो इस केस में जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मिला हमको फॉर्मूला, वो ये मिला। तो जब दो सेम टाइम इंटरवल के साथ में, जब 2 सेम टाइम इंटरवल के इंटरवल जो हैं वो अलग अलग स्पीड से कवर हो, उस सिचुएशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है V1 + V2/2। डायरेक्ट आप यूज करो। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि गोलू भैया जो है हमारे, मान लो यहां से यहां तक जाने का 2 घंटे लगते होंगे, फॉर एग्जांपल 2 आवर लगते होंगे, 2 आवर लगते होंगे यहां से यहां तक जाने के। भाई साहब ने जो 1 घंटा है, 1 आवर तक, तो वो चल रहे थे 30 km/h की स्पीड से, और बाकी का जो 1 घंटा बचा उसमें वो चल रहे थे 50 km/h की स्पीड से। मैंने बोला यार एवरेज स्पीड बता दे तेरी कितनी है। तो क्या यहां पर 2 सेम टाइम इंटरवल, ये घंटे का और ये घंटे का, क्या अलग अलग स्पीड से कवर करने जा रहे हैं? क्या ये वाला फॉर्मेट हो गया? बोला हाँ सर ये वाला फॉर्मेट हो गया। तो टाइम खराब नहीं करना, तेरे को करना V1 + V2/2, ये दिमाग में बिठा ले। मतलब तेरे को 30 + 50/2 मतलब 40 km/h तेरे को फटाफट से आंसर डाल देना है और मास्टर को चौंका देना है। बात समझ आ रही है? ऐसे करना है, ठीक है सर। तो याद कर लो, कॉन्सेप्ट याद कर लो। जब 2 सेम डिस्टेंसेस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स, देन 2V1 V2 अपॉन V1 + V2। जब 2 सेम टाइम इंटरवल कवर्ड विद V1 and V2, देन V1 + V2/2। ये दोनों चीजें याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना। बोलो ओके साहब। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सवाल क्या है। देखो क्या लिखा पड़ा है यहां पे, समझो। ए पर्सन ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी A। ध्यान सुनना, हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, S होगी। बोलो ओके साहब। आधी डिस्टेंस किससे कवर कर ली, हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद वेलोसिटी A, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, आधी डिस्टेंस जो इसका साथ में क्या कर रहा है वो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विद B फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी C फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब इस आधे डिस्टेंस को कवर करने में जो अगर टोटल टाइम T लग रहा है, तो उस टोटल टाइम का T/2 जो टाइम है वो तो चला गया B स्पीड से, और बाकी का जो T/2 टाइम है वो चला गया C स्पीड से। तो अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। ये अच्छा सवाल हो गया थोड़ा सा और, पर अगर आपको जो 2 चीजें मैंने अभी 2 कॉन्सेप्ट जो आपको बताए भी, अगर वो दिमाग में छपे हुए हैं, तो इस सवाल को करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है।
आपके लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई V1 तो है जो हमने लिख दिया यहां पर A। एक बार इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इस पोर्शन की एवरेज स्पीड को अगर मैं V2 कहूं, इस पोर्शन की एवरेज स्पीड को अगर मैं V2 कहूं, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। आधे टाइम तक B से चला और बाकी के आधे टाइम से C से चला। आधे टाइम को उसने B से चला और बाकी के आधे टाइम को उसने C से चला। तो यहां से यहां तक एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? बस सिंपल सी बात सर, B + C/2 हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं अगर ये गोलू 1 घंटा आधा टाइम 2 आवर लगते हैं यहां से तक जाने में, 1 घंटा 30 से और बाकी 1 घंटा 50 चल रहा, तो क्या करेंगे? V1 + V2/2 करेंगे, 30 + 50/2 करेंगे। तो क्या यहां पर B + C/2 नहीं कर देंगे? क्योंकि आधी जो डिस्टेंस बची हुई है इसका आधा टाइम उसने B से चला और बाकी का आधा टाइम उसने C से चला। तो यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? B + C/2। B + C/2 ओके। अब टेंशन नहीं है सर, क्योंकि सवाल को अगर ऐसे देखूं मैं थोड़ा सा, मतलब जरूरी नहीं हर जगह फॉर्मूला लगाओ, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा। अगर इस सवाल को अगर मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं कि आधी डिस्टेंस A से विच इज V1 और बाकी की आधी डिस्टेंस किससे कवर हुई? V2 से, और V2 क्या है? B + C/2 से। तो क्या अब आप एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब आधी डिस्टेंस V1 से और बाकी की आधी डिस्टेंस V2 से कवर होती है तब फॉर्मूला क्या बनता है? 2V1V2 अपॉन V1 + V2 बनता है। यस और नो? आधी डिस्टेंस V1 से और बाकी की आधी डिस्टेंस V2 से कवर हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? 2V1V2 अपॉन V1 + V2 बनता। हमारा यहां पर V1 कितना है? A है। और V2 कितना है? V2 है B + C/2, है ना? और V1 कितना है? A। और V2 कितना है? B + C/2। लो साहब, आपका आंसर आ गया। अब जिस तरह के ऑप्शन में दे रखा उस तरीके से उसको सॉल्व कर लो, जिस तरीके का ऑप्शन दे रखा उस तरीके से ऑप्शन के हिसाब से उसको देख लो। ये आपका अप्रोच होगा, ये आपका सवाल हो गया। बात समझ आ रही है? मतलब हाँ सर यहां तक की कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमको समझ में आया। तो ये क्या था? एवरेज। क्या था? एवरेज। आपका एवरेज स्पीड हम पढ़ रहे थे। चलो एक आधे क्वेश्चन और कराता हूं आपको, थोड़ा सा मैं और अच्छे से कुछ चीजें और बताता हूं ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुल जाए। चलो थोड़ा सा और समझते हैं टॉपिक को। मान लो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये सेमी सर्कुलर पाथ और एक ये। बोलो ओके सर, बोलो ठीक है साहब। अगर मैं कहता हूं कि हमारे जो गोलू भैया हैं, गोलू भैया ने ये रास्ता लिया, इस रास्ते से गए वो, गोलू भैया इस रास्ते से गए, और जो मोलू भैया हैं वो इस रास्ते से गए। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है? 200। मान लो ये 100 मीटर है, समझ लो। तो मैंने बोला कि एक काम करो, मेरे को तो एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बता दो आप तो, ठीक है ना? किसके लिए बता दो? गोलू के लिए बता दो और मोलू के लिए बता दो, ठीक है ना? और यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में टोटल जो टाइम लगा है, टोटल जो टाइम लगा है, फॉर एग्जांपल वो जो टाइम भाई 100 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? मान लो 10 सेकंड लगा होगा। 10 सेकंड लगा होगा। किसको लगा होगा 10 सेकंड? 10 सेकंड फॉर एग्जांपल लगा होगा अपने मोलू को, और गोलू भाई साहब जो है, गोलू भाई साहब जो है हमारे, गोलू भाई साहब को मान लो टाइम लग गया होगा 20 सेकंड, दुगना टाइम लग गया मान लो, उनकी कोई भी स्पीड रही होगी, ठीक है ना? अब मैं बोल रहा हूं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहले गोलू की बात करते हैं, गोलू का काम खत्म करते हैं पहले ना। तो गोलू के लिए अगर मुझे मैं पूछूं, गोलू के लिए गोलू की डिस्टेंस बताओ पहले तो। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस बता दो, पर डिस्टेंस ये कवर हुई, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी। पाई बोले तो 22/7 और आर बराबर कितना? 100 मीटर। आर बराबर कितना? थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, चलो इस आर को अपन 14 मीटर ले लेते हैं ताकि आराम से हो जाए। आर कितना है? और टाइम को भी कम कर देते हैं, यहाँ 2 सेकंड कर देते हैं और यहाँ पे कितना करूँ? चलो 4 सेकंड कर देना, ठीक है, जो आएगा देखा जाएगा। आर कितना है? 14 मीटर है ना?
तुम्हारा गोलों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, गोलों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। गोलों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। बोला हाँ, है ना। तो 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। बोला हाँ सर। तो भाई ये कितना हो गया, 44 हो गया, 44 मीटर। तो गोलों के डिस्टेंस 44 मीटर है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, गोलों के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 मीटर। बोलो ठीक है साहब। अब आ जाओ एवरेज स्पीड बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोला हाँ सर। गोलों की डिस्टेंस ये कितनी आई, 44 आई। डिस्टेंस कितनी है, 44 आई। सर गोलों को टाइम कितना लग रहा है, सर गोलों को टाइम 4 लग रहा है। गोलों को टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11। किस में लिया अपन ने इसको, डिस्टेंस किस में लिए अपन ने, मीटर में लिए ना, हाँ मीटर, और सेकंड में टाइम है तो मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। बोल ठीक है सर। ये हो गई गोलू भाई साहब की एवरेज स्पीड। अब गोलू भाई साहब का एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बात करें तो ऊपर क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, और नीचे क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है, इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा। पढ़ चुके क्या बनिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 28 है, 28 है। और टाइम कितना लगा भाई साहब, सर टाइम कितना लगा, 4 लगा। भाई टाइम 4 सेकंड लगा है, किसको, गोलू को टाइम, हाँ 4 लगा है। तो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 28/4 मतलब 1 4/2 मतलब 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 7 मीटर पर सेकंड इज आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं मोलू जी की। क्या मोलू जी ने ये रास्ता लिया, हाँ। क्या डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बराबर, हाँ। अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बराबर तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होंगे। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 28। डिस्टेंस कितना, 28। टाइम कितना, 2, मतलब कितना, 14 मीटर पर सेकंड। और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, वही 28। टाइम कितना, वही 2, तो 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जो मेन क्रक्स है वो समझ में आ गया होगा कि वहां डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां डिस्टेंस होता है। और अगर थोड़े बहुत पैटर्न्स अगर चेंज हो तो मास्टर फॉर्मूला यूज करके, कौन सा मास्टर फॉर्मूला, ये वाला यूज करके हम काम कर लेते हैं। समझ में कहानी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। पर जब आपको देखने को मिल जाए तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। अपन ने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के जो है थोड़े मोड़े क्वेश्चन कर लिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा अब छोटी मोटी बातें और मैं आपके साथ करना चाहता हूं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा। अपन थोड़ी सी अगर आज बात करते हैं नेचर ऑफ पाथ की। किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ पाथ की, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर क्या बोले, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसकी अगर बात करें, जैसे यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, पहले बात करें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है ना, वही क्या होती है, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। ट्रेजेक्ट्री मतलब जब पार्टिकल चलता है तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, किस तरह का पाथ फॉलो किया है, स्ट्रेट लाइन फॉलो किया है, सर्कल फॉलो किया है, एलिप्स फॉलो किया है, पैराबोला फॉलो किया है, किस तरह का पाथ उसने फॉलो किया है। उस पाथ की इक्वेशन को देख, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको ग्राफ थ्योरी में। तो इक्वेशन अगर हमने निकाल ली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने निकाल ली, एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लिया, तो हमें उस इक्वेशन को देख के पता लग जाएगा कि जो पार्टिकल है वो किस तरह के पाथ में चला है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, आपको एक्स और वाई दे रखा होता है, आपको बोला होता है कि पार्टिकल का जो एक्स जो है कोऑर्डिनेट वो टाइम के साथ बदल रहा, वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ बदल रहा, तो बताओ ये पार्टिकल किस तरह के रास्ते पे चल रहा है, किस तरह के पाथ पे चल रहा है, ये बताओ। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाओ तो भाई तुम्हारे साथ करा, टेंशन मत लो, मैं तुमको ये आज कंप्लीट कराऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पे चर्चा करेंगे। फिर एवरेज एक्सेलरेशन
और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर चर्चा करेंगे। फिर बहुत शानदार शानदार हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको बड़ा मजा आने वाला है। इन लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक लेक्चर भी नहीं देखा ना पहले का तो भाई दिक्कत हो जाएगी, सारे लेक्चर देखना है, ठीक है ना। ये जो है कड़ी से कड़ी बंधी हुई होनी चाहिए। फिर देखो साइंस में फिजिक्स में क्या होता है, कड़ी जैसे टूटती है ना वैसे समझ में आना बंद हो जाता है। तो कड़ी नहीं तोड़नी है, एक भी लेक्चर छोड़ना नहीं है, समझ लो बेटा, अच्छे से पढ़ना है ना। तो इसलिए मैंने लिखा था, क्या लिखा था आप लोगों के लिए आज, मैंने बोला भी था आपको, क्या लिखा था, मैंने लिखा था मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। भाई कोशिश तो करो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। बिना कोशिश करे कुछ नहीं होता भैया, बिना कोशिश करे कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। तो भाई अगर मान लो सवाल आ गया x बराबर 2t और y बराबर 80, x बराबर 2t और y बराबर 80, और पूछा बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी, पार्टिकल किस तरह के पाथ में चल रहा है, किस तरह का मोशन है, 1D मोशन है, 2D मोशन है, आपसे पूछा, उसने पूछा कि भाई किस तरह के पाथ में चल रहा, ये बताओ, पाथ की इक्वेशन बताओ। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है आपसे क्या कि टाइप ऑफ मोशन कैसा है, टाइप ऑफ मोशन कैसा है, वेलोसिटी का इक्वेशन पूछ सकता है, तो बहुत सारी बातें पूछ सकता है आपसे यहाँ से। चलो पहले अपन कड़ी बाय कड़ी इस पे काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ अगर आ गया तो पता लग जाएगा पाथ कैसा। सर्कल का इक्वेशन आया तो बोल देंगे सर्कल वाले पाथ में चल रहा, इलिप्स वाला इक्वेशन आया तो बोल देंगे इलिप्स में चल रहा, स्ट्रेट का आया तो स्ट्रेट में चल रहा, स्ट्रेट लाइन में चल रहा। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ, जो है वो होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कैसे भी करके अगर आपको एक्स और वाई में रिलेशन, मतलब एक्स और वाई में कुछ दे रखा तो रिलेशन निकालो इनके बीच में, मतलब टी को एलिमिनेट करो, टी को हटाओ, टी को आपको वैनिश करना है, टी को गायब करना है और एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। तो भाई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये रही और 2 ये रही, तो यहां से टी निकाल लो या डिवाइड कर दो। मान लो आपने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करा तो टी हमको साफ साफ दिख रहा, गायब हो जाएगा। तो x बटा वाई बराबर 2t अपॉन 80, टी से टी कट गया, तो x अपॉन वाई कितना आया सर, 1/4 आया। कितना आया, 1/4 आया। तो 1/4 आया तो भाई y बराबर कितना आ गया, 4x आ गया। अब अगर y बराबर 4x आया तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यस और नो, बोला हाँ सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो यहां पर क्या दे रखा है, y बराबर 4x दे रखा है, इसका मतलब c जो इसका 0 है, और ये 4 क्या हो गया, ये स्लोप हो गया 4, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन इस तरफ झुकेगी, मतलब जो एंगल होगा वो 90 से छोटा होगा। क्या मैंने बातें सारी करी है, तो ये करी है, और आपने अगर पढ़ के आए हो पीछे से तो भाई इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ के नहीं आए तो फिर दिक्कत है, फिर लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे मास्टर, समझ रहे हो। तो भाई साहब कैसा ग्राफ बनेगा y और x में, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब जो पार्टी, जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, वो ओरिजिन से पास करेगी। इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता तो ऊपर से पास करती, नीचे नेगेटिव होता तो नीचे से पास करती, और स्लोप पॉजिटिव, इसलिए कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, समझ रहे हो, y बराबर 4x का। तो इस स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलेगा, स्ट्रेट लाइन, पाथ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ पाथ कैसा हो गया, सॉरी नेचर ऑफ पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट, पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। पार्टिकल कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ओके। अगर x और y में ऐसा है तो पोजीशन वेक्टर कैसा लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसा लिखेंगे। अगर मैं बोलूं पोजीशन वेक्टर लिखो इसका, अगर मैं कहूं कि इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, भाई x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 2t और y बराबर क्या है 80, बोला हाँ। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बोला हाँ। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाए, x बराबर क्या है 2t आई कैप, बोला हाँ, और y बराबर क्या हो गया 80 जे कैप, बोला हाँ। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, हालांकि मैंने आपको बताया नहीं अभी, कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज पढ़ेंगे, पर बता देता हूं आपको, बात अगर आ गई है तो ऐसे करना है, डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में।
पोजीशन वेक्टर का अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। ध्यान समझाता हूं आपको, याद करा देता हूं थोड़ी सी बात। अब ओके, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा रखी है, देखो ध्यान से, आप थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो क्या होता है, क्या होता है, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। और अगर ये डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इंस्टेंटेनियस में बदल जाएगा और ये ऐसा लिखा जाएगा dx अपॉन dt। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है। ये पढ़ाऊंगा कल मैं आपको अच्छे से, पर इतना ध्यान रखो एक बार तो आप थोड़ा सा, कि अगर आपके पास में पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं आपको आने वाली क्लासेस में आगे, पर मैं थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं, थोड़ा सा टच करा के, थोड़ा सा मैं टच करा के निकाल रहा हूं बस वहां से एक बार में आपको, और बिल्कुल डीप नॉलेज आपको देने वाला हूं बाद में, टेंशन मत लो आप। तो अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो आप इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। और अगर वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है और एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए, तो वापस टाइम के रेस्पेक्ट में कर दो वेलोसिटी वेक्टर का, तो एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी, तो भाई डिफरेंशिएशन करते हैं। 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा ना, i कैप। 8t का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 j कैप। तो हमारे पास में ये वेलोसिटी वेक्टर आया, समझ रहे हो, ये वेलोसिटी वेक्टर आया, समझ रहे हो। तो ये बताओ, ये वेलोसिटी वेक्टर देखिए क्या लग रहा है आपको, 2D मोशन है, 1D मोशन है, 3D मोशन है। जैसे मान लो मैंने एक सिंपल नॉलेज पूछा था, सिंपल नॉलेज, एक वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिखा 2i कैप, एक वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिखा 2i कैप प्लस 8j कैप, एक वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिखा 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। बताओ ये किस तरह के मोशन को दिखा रहे हैं, 1D 2D 3D, क्या लग रहा है आप बोलोगे सर ये 1D दिखा रहा है, ये 2D दिखा रहा है, 3D दिखा रहा है। अरे नहीं लाला, ये तीनों के जो तीनों हैं ये 1D मोशन को ही दिखा रहे हैं। ये सब बातें बताऊंगा आपको, ये तीनों के तीनों जो हैं ये 1D मोशन को ही दिखा रहे हैं। यहां पे आई कैप जे कैप लगने से ऐसा नहीं कि 3D मोशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद ने देखा अभी जब हमने रिलेशन निकाला यहां पे, तो y बराबर 4x आया, इक्वेशन ऑफ जो पाथ आया ना, वो नेचर जो था इसका पाथ का, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर 2D कैसे दिखा देगी भाई। इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करो, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 4 रूट 68, तो रूट 68 मीटर पर सेकेंड अगर माना हुआ है, या जो भी यूनिट है, इतनी वेलोसिटी के साथ में पार्टिकल जो है वो चल रहा है, रूट 68। यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी आ रही है, रूट 68 आ रही है, रूट 68 मीटर पर सेकेंड के साथ में ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है। समझ रहे हो बात को, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरा सवाल ज्यादा नहीं है अभी, मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं आपको बस केवल नेचर ऑफ पाथ पे एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, बाद में और बाकी की बातें करेंगे। छोटे पॉइंट समझते हैं पहले, मैं भी भावनाओं में नहीं भूंगा अभी, है ना, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना भी काम आ रहा है। x बराबर 2t स्क्वायर और y बराबर 6t स्क्वायर। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये है रिलेशन x और y में, ये है रिलेशन अगर x और y में, तो मुझे बताओ पार्टिकल किस तरह का पाथ में चल रहा होगा, किस तरह के पाथ में चल रहा होगा। सर आपने तो यही सिखाया अभी तक। अगर आपको पता करना है कि x और y दे रखा है टाइम के टर्म्स में, और आपको पता करना है किस तरह के पाथ में पार्टिकल चल रहा है, तो सर आप x और y में रिलेशन निकाल लो, t को गायब कर दो, और जो जिस तरह का इक्वेशन बनेगा उस तरह का काम हो जाएगा। बोला हाँ भाई, यहां पर भी मैं क्या 1 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, यस सर। तो क्या टाइम गायब हो जाएगा, हाँ सर, क्योंकि टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। बोलो कट गया साहब। और x अपॉन y बराबर कितना बचा आपका, बचा सर 1/3। तो भाई y बराबर कितना आया, 3x। तो भाई ये भी किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो पार्टिकल किस में चल रहा है सर, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। पार्टिकल किस में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। समझ में आ गया। पर यहां से अगर मैं पूछूं भाई वेलोसिटी वेक्टर बताओ, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या दिक्कत है। देखो सर पहले इसके लिए आपने सिखाया था, हालांकि आप ये आगे पढ़ाओगे हमें, फिर भी हमें प्रैक्टिस करवा दी थी, तो एक बार वापस से कर लेते हैं सर। सर ये होता है xi कैप प्लस yj कैप। x क्या होता है 2t स्क्वायर, y क्या दे रखा है 6t स्क्वायर, ठीक है ना। बोला हाँ सर दे रखा। तो भाई ये अगर पोजीशन वेक्टर है, आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन सर आप सिखा चुके हो। तो 2t स्क्वायर है, तो 2 तो कांस्टेंट होगा, t स्क्वायर करेंगे तो 2t हो गया, t स्क्वायर का 2t और 2 पहले से है तो 4t।
4t आई कैप, टी स्क्वायर का 2t, 6 पहले से 6 दूनी 12t जे कैप, 12t जे कैप, ध्यान समझना। टी स्क्वायर कट गया, y बराबर कितना है 3x है ना। तो भाई वेलोसिटी वेक्टर कितना आया, वेलोसिटी वेक्टर आया 4t आई कैप प्लस 12t जे कैप आया, समझ रहे हो। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपके पास, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अच्छा मान लो आपसे पूछा भाई इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है ना, या इनिशियल स्पीड बताओ कितनी है। तो भाई t बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तब क्या हो जाएगा, सब जगह यहां पे भी 0 यहां पे भी 0, तो सर 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। मतलब एवरेज अगर आप इनिशियल स्पीड की बात कर रहे हो तो यहां साफ साफ दिख रहा है सर, इनिशियल जो स्पीड थी पार्टिकल की वो कितनी थी, 0 थी, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा तो क्या समझाया था, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और कर दो, dv वेक्टर अपॉन dt कर दो, तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 12j कैप, ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या कर दोगे, सब सिखा रखा है मैंने। कोई भी वेक्टर है आपके पास में और वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई कैप का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर करो, जे कैप का जो मल्टीपल उसका स्क्वायर करो, आंसर निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यही तरीके है बस, और क्या है। हालांकि ये तो सब चीजें हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पर मेरा मेन टारगेट है ये समझाना कि एक्स और वाई दे रखा, अगर आपको एक्स और वाई दे रखा, अगर आपको एक्स और वाई दे रखा है तो बताओ पार्टिकल किस तरह के पाथ में चलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा, ठीक है ना। अभी इतना ही समझेंगे, जैसे ही आ गया, केवल आप इतना ही बताओ कि नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, पार्टिकल किस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, बताओ सर, रिलेशन निकाल लो आप, ठीक है ना। तो भाई डिवाइड कर दो सर, आप 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन वाई 60 अपॉन 3t स्क्वायर, t से एक t कट गया, 3 दूनी 6, x अपॉन वाई बराबर 2/t, और सर y बराबर, अरे अभी भी नहीं आया ना, नहीं आया, t वैनिश नहीं होगा ना, ऐसे कर लो, इसको डिवाइड मत करो। एक काम करो, यहां से इक्वेशन 1 से t की वैल्यू कितनी आ गई, x/6 आ गई, बोल हाँ, t वैल्यू कितनी आ गई, x/6 आ गई। अभी x/6 यहां रख दो, t को वैनिश करना है, t को एलिमिनेट करना है, t बराबर कितना, x/6, लो साहब, तो y और 6 छचिंगा 36 और x स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1/12 x स्क्वायर। सो y प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा, x स्क्वायर आ रहा। इसका मतलब ये किसका इक्वेशन हो गया, पैराबोला का हो गया। किसका इक्वेशन हो गया, पैराबोला का हो गया। तो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में चल रहा है, पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में चल रहा है। बात समझ में आई, पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में चल रहा है। यहां से देखिए समझ में आया अपन को, पैराबोलिक पाथ में चल रहा है मतलब कैसा मोशन हो गया, 2D हो गया। तो अब पता लग रहा है 2D मोशन हो गया, क्योंकि पैराबोला कैसा होगा, इस तरह का होगा। अब यहां पे कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब पार्टिकल एक्स में भी बढ़ रहा है और वाई में ऊपर भी जा रहा। तो यहां पर कैसा मोशन है, 2D मोशन है। भाई स्ट्रेट लाइन में मोशन, 1D मोशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे स्ट्रेट लाइन कैसे, स्ट्रेट लाइन। 2D मोशन का मतलब क्या है कि कर्वीलिनियर पाथ में चल रहा, कर्वीलिनियर, इस तरह का पाथ हो गया, इस तरह का पाथ हो गया, इस तरह का पाथ हो गया, ये 2D मोशन है, एक ही उसी प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं हो रहा। और 3D में मतलब चला और फिर ऐसे आ गया, और फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे चला गया, तो ये 3D मोशन हो गया। मक्खी की गति 3D, चींटी की गति कुछ भी हो सकती है ऐसे, वो 2D। तो यहां से देख के पता लगता है 2D है, 1D है, 3D है। वेलोसिटी का इक्वेशन देख के, वेलोसिटी वेक्टर का इक्वेशन देख के, मतलब आपने बोला वेलोसिटी वेक्टर बराबर 2i कैप, वेलोसिटी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप, वेलोसिटी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। इसको देख के आप 1D 2D 3D डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब मोशन 1D बता रहा है। तो 1D 2D 3D कहां से डिसाइड होता है, नेचर ऑफ पाथ से। तो बस यही सिखाना था आज मुझे आपको, नेचर ऑफ पाथ से पता लगता है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया तो मतलब 1D, पैराबोला आ गया 2D, सर्कल आ गया 2D, इलिप्स आ गया 2D। हाँ कि ना, बोला हाँ सर, हाँ सर। चलो 3D का आपसे पूछेगा भी नहीं। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, x बराबर a sin थीटा, y बराबर b cos थीटा। क्या लगता है आपको नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, क्या लगता है आपको नेचर ऑफ पाथ क्या होगा बेटे,
क्या लगता है आपको नेचर ऑफ पाथ क्या होगा? सर एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे अब सोचो। अब ये आपका 9th-10th का दिमाग है, हमको ये साइन थीटा कोस थीटा गायब करना है, हमको एक्स और वाई में चाहिए रिलेशन। तो एक काम करो, पहली क्वेश्चन से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा कितना आ गया? एक्स बाई ए। दूसरी से कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा कितना आ गया? वाई बाई बी। ठीक है ना। अब एक काम करो, 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो। तो यहां पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो भाई हमारे पास आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये भाई क्या है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। इक्वेशन ऑफ क्या है? इलिप्स है। तो भाई इलिप्स का इक्वेशन आ गया, मतलब मोशन कैसा हो गया? 2D मोशन हो गया। मोशन कैसा? 2D हो गया। भाई इलिप्स कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसे चल रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स और वाई, तो 2D मोशन। 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा तो 3D। ये आ गया। तो इसको भी सेम, यहां से साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बाई ए। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वाई बाई ए। दोनों को जोड़ दो स्क्वायर करके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया। तो ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ क्या है? सर्कल है। इक्वेशन ऑफ क्या है? सर्कल है। तो भाई इक्वेशन ऑफ अगर ये सर्कल है, इसका मतलब मोशन का टाइप कैसा हो गया? 2D हो गया। तो बस ऐसे पता करते हैं, और क्या है भाई, ऐसे ही पता करते हैं यार। कोई बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी ना है उसमें। बात समझ आ रही है? बोला हाँ हाँ सर समझ में आया, आज थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक अच्छा सवाल, थोड़ा सा और, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। यहां पूछा गया पार्टिकल मूव सच दैट एक पोजीशन वेक्टर दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताओ। ठीक है ना। तो भाई समझा चुका हूं हालांकि मैं आपको, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। डिफरेंशिएशन कर दो इसका, वेक्टर आर का, दिमाग में कर दो। कॉस का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? साइन होता है माइनस में। तो पहले तो माइनस आएगा, ए साइन ओमेगा टी, चैन रूल लगेगा। अब ओमेगा टी का करोगे, अब किसका करोगे? ओमेगा टी करो तो ओमेगा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पढ़ा चुका हूं ना ये मैं? बोला हाँ, आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे, तो टी बराबर 0 रख दो। तो माइनस का ए ओमेगा, ये साइन 0 डिग्री आई कैप प्लस ए ओमेगा कोस 0 डिग्री जे कैप हो गया। भाई टी बराबर 0 रखोगे तो मेरा रेडियन में मान लो जो भी है, तो साइन 0 वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 0 वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपके पास ए ओमेगा। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो केवल ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना, ये इनिशियल हो गया। एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर वी, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर वी, तो वेक्टर वी ये है, और ये भी मैं आपको डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ध्यान सुनो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहां से? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। यस यस सर, यस सर, यस सर। तो यहां पर कॉस थीटा बराबर कैसे निकालोगे? कैसे करोगे? आप करोगे वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी, क्योंकि आर वेक्टर और वेक्टर वी के बीच में एंगल निकालना है, अपॉन आर इंटू वी। बोलो हाँ सर, चलो करते हैं। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई कैप से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर ए कोस ओमेगा टी माइनस के ए ओमेगा साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। बोला हाँ सर। फिर प्लस जेके वाला मल्टीपल जेकब से मल्टीप्लाई होगा, तो ए और ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। ठीक है, और नीचे इनके मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखें, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अंडर रूट वी का इसका अगर अपन लिखें, क्या लिखें?
मैग्नीट्यूड। तो आई कैप का मल्टीपल का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका जे कैप का जो मल्टीपल है इसका स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है सर, ध्यान से अगर देखोगे तो भाई ए स्क्वायर ओमेगा कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर ओमेगा क्या रहा है कॉमन आ रहा है। यहां पे साइन ए साइन बी सॉरी साइन ए कोस बी माइनस कोस से साइन बी आ रहा। वैसे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर देखा जाए तो जरूरत ही नहीं है करने की, कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो ऊपर ही क्या आ रहा सोचो में ज्यादा, cos थीटा बराबर हमारे पास आ रहा 0, cos थीटा बराबर हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। मतलब वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ गई। स्पीड एट एनी टाइम, स्पीड एट एनी टाइम निकालना, तो स्पीड एट एनी टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड एट एनी टाइम ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना इसका मैग्नीट्यूड इज स्पीड ऑफ एट एनी टाइम, मतलब ये चीज, ये मैग्नीट्यूड समझ रहे हो। तो ये जो है यही क्या आपका स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ एनी टाइम हो जाएगा। जिससे मान लो ये है ना। अब क्या करो अंडर रूट, क्या करोगे आप अंडर रूट करोगे, अंडर रूट करने के बाद में आपको क्या करना है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर आप ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लोगे कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर आएगा फाइनल ए ओमेगा। क्या आएगा ए ओमेगा। बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे वहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम पढ़ेंगे वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वहां पे कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। और जो चीज़ें यहाँ थोड़ी बहुत कहीं पे बात करी थी उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।